सो आज के पीआईबी एनालिसिस में जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। टुडे इज 7th ऑफ जून और 5 AM को ये डेली बेसिस में जो वीडियो है वो आपको मिलेगा। और पीआईबी का देखिए इंपॉर्टेंस अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले देखना है कि ये जो महत्वपूर्ण ट्वीट है ये मैं आपको रोज दिखाऊंगा, जिससे कि आप ढीले ना पड़े। कोशिश करें कि ये जो ट्वीट है इसको हमेशा दिमाग में रखें। और यूपीएससी चेयरपर्सन का ये ट्वीट है, उन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि पेपर टफ था 2026 का, और उसमें उन्होंने साफ साफ क्या बोला कि हमने जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग की है और उसके जो आंसर फ्रेमिंग की है उसमें हमने टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज और रेप्यूटेड न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। तो इस वजह से पीआईबी में हर एक न्यूज़ आती है, वो तो है ही। और साथ में मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस भी होता है 8:30 के आसपास इसी चैनल के अंदर लाइव होता है, तो आपको गो थ्रू होना है। सो लेट्स स्टार्ट आज के जो टॉपिक्स हैं। हमेशा से ये जो ट्वीट है ना दिमाग में रखिएगा, कभी भटकिएगा नहीं। और स्टैंडर्ड सोर्सेस में जो भी न्यूज़ है, चीज़ें आ रही हैं, उनको फॉलो करना है। देखिए पहला टॉपिक है इंडिया रिसर्जेंस साफ वुमेन चैंपियनशिप 2026। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कुछ ट्वीट किया गया था और उसमें वुमेन जो हमारी प्लेयर हैं उनको, फुटबॉल टीम है उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया क्योंकि हम जीते हैं, 3-1 से हम जीते हैं। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम जो है वो चैंपियनशिप को जीती है 6 जून 2026 को डेट है आपकी। परफॉर्मेंस हमारा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है और थ्रू आउट टूर्नामेंट हमने काफ़ी अच्छा किया है। कहाँ पे हुआ है? पीजीएन स्टेडियम गोवा के अंदर हुआ था। और आजकल देखिए स्पोर्ट्स के भी न्यूज़ आती है और बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न बनाते हैं। सिग्निफिकेंस क्यों है ये विक्ट्री में? देखिए डिफेंडिंग चैंपियन हम रहे थे, 7 साल बाद हम जीते हैं। अभी कौन चैंपियन है? वो बांग्लादेश ही था जिसको हरा के हम जीते हैं। तो इंडिया ने सक्सेसफुली रिगेन किया है सैफ वुमेन चैंपियनशिप टाइटल आफ्टर लॉन्ग वेट ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल के बाद हम जीते हैं और ये मैसिव अचीवमेंट है क्योंकि अभी जो चैंपियनशिप क्या है तो वो बांग्लादेश चैंपियन था। फाइनल में हमने उनको 3-1 से हराया। इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट में देखा जाए कि साफ के बारे में, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, लार्जेस्ट पेरेंट स्ट्रक्चर है जो कि इसको मैनेज करता है। उसी के अंदर आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन आता है जिसमें मेंस का टूर्नामेंट होता है, वुमेन्स का टूर्नामेंट होता है और यूथ टूर्नामेंट होता है। इसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था जिससे कि रीजनल फुटबॉल को जो है वो प्रमोट किया जा सके। रीजनल कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो आपके किए जाते हैं जिससे कि फुटबॉल को इम्प्रूव किया जा सके, तो ये ध्यान में रखना है। सैफ के मेंबर्स कौन कौन से हैं? वही जो देश हैं जो साउथ एशिया से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश है फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज हैं साउथ एशिया की। सैफ एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंट करता है फुटबॉल प्लेइंग नेशन ऑफ द साउथ एशियन नेशन। अब इसमें देखिए इससे क्या है कि एक तो मैसिव बूस्ट मिलेगा फ्यूचर जो इंडिया की वुमेन फुटबॉल टीम है उसके लिए। इट विल ऑल्सो मोटिवेट मोर यंग प्लेयर्स स्पेशली गर्ल्स की वो फुटबॉल को एज अ प्रोफेशन के रूप में लें। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। बिफोर आई प्रोसीड, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ पांडे सीएससी ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। इसमें 35+ क्वेश्चंस लास्ट ईयर मतलब 2026 के प्रीलिम्स में मेरे सेशन से थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स का कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इसका हिस्सा आपको जरूर से जरूर बनना है। कोई अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और इसमें योजना है, पीआईबी है, डाउन टू अर्थ है, सारे न्यूज़पेपर है, मतलब फिर एक जगह पे आपका सारा कंटेंट मिलेगा। मेंस इवेल्युएशन भी होगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसका प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। जो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ में कवर्ड होंगे। तो हाईली रेलिवेंट जो है ये कोर्स है। और जून 2027 तक डेली लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी मंडे टू फ्राइडे, तो इसको मिस नहीं करना है। लास्ट 10 ईयर से आई बीन टेकिंग करंट अफेयर्स, तो आप आज का समय जो आ गया है कि आपको जो करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनको जो है आपको फॉलो करना चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये याद रखना मेरी क्लासेस सिर्फ सौरभ पांडे CSE ऐप में ही होती हैं और कहीं नहीं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। पर्सन इन न्यूज मेजर अभिलाषा बाराक के ऊपर है। ये प्रेस्टिजियस UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड इनको मिला है, यूनाइटेड नेशन का है, तो ये ध्यान में रखना है। और इन्हें वैनगार्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी, UN जेंडर इक्वालिटी ये रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस कंटेक्स्ट में भी आप एग्जांपल के रूप में यूज कर सकते हैं। सर्विंग इन UNIFIL यूनाइटेड नेशन एंट्रिम फोर्स इन लेबनन। यूनाइटेड नेशन की देखिए एक पीस कीपिंग फोर्स है। जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा टेंशन होता है ना, तो वहां पे यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्स को सेंड करती है जिसका काम क्या होता है वहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी लेकर आना। तो यूनाइटेड नेशन के एंट्रिम फोर्स है लेबनन के अंदर, तो यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे ये भी प्रेजेंट थी।
और फिर वहाँ पे जो भी उन्होंने कार्य किया उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और डेजिग्नेशन 1 एंगेजमेंट टीम कमांडर रही हैं ये। और फिर आपका जेंडर फोकल पॉइंट भी है। तो इंडिया के लॉन्ग हिस्ट्री है, हमने हमेशा से जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उसमें लीडरशिप भी दिया, और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं उन्होंने भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो देखिए, एक तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर सकते हैं, मेन से स्पेसिफिक एस्पेक्ट भी इससे प्रश्न आ सकता है। इट शोज द ग्रोइंग रोल ऑफ वुमेन ऑफिसर इन मिलिट्री एंड पीस कीपिंग, और ऑल्सो जेंडर सेंसिटिविटी को भी जो है हाईलाइट आपका करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, आज 4 ही टॉपिक है, सैटरडे संडे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो जो हम इसको कवर भी कर रहे हैं, मॉर्निंग में सारे टॉपिक हमने कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ई जागृति कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ई जागृति क्या है? एआई इनेबल्ड पेपरलेस प्लेटफॉर्म है फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ई जागृति है, जिसे ये है तो एक एआई इनेबल्ड पेपरलेस है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके लिए प्लेटफॉर्म यूज होता है। ये 1 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। ये सिल्वर अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026। तो ये फैक्ट आप याद रखिए कि इसे सिल्वर अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026। ई गवर्नेंस अवार्ड, देखिए गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सरकार का जो तंत्र जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। गवर्नमेंट जो कार्य करती है तो जिस प्रोसेस से करती है उसे हम गवर्नेंस बोलते हैं। अगर मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल सरकार करती है तो उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस उसके तहत है। कैटेगरी 1 गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस कैटेगरी में दिया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसके तहत इसको दिया गया। तो दिया गया है, गिवर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ई जागृति किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर के अफेयर के अंदर आता है। सो वाई क्यों जीती है? मेन ये है कि इसने कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को दूर करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। सिटीजन सेंट्रिक फास्ट पेपरलेस सर्विस डिलीवरी, उसके बाद कंज्यूमर का जो भी ग्रीवेंसेस है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका तुरंत फास्ट एंड पेपरलेस डिलीवरी किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख। तो 3 छोटे टॉपिक्स हैं, एक आपका बड़ा टॉपिक है, उसको गो थ्रू हो जाता है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए पीआईबी के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कम आते हैं, बट देखिए ऐसा नहीं है सेशन के लिए कि जबरदस्ती के टॉपिक्स नहीं करना है। अगर किसी दिन 2 टॉपिक भी होते हैं तो 2 ही करने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इधर उधर के एमओयू साइन हो रहा है तो हम वो सब करना चालू कर दें, तो उससे हमें बचना है। इस है ना, कभी कभी आपके मन में आए कि नहीं कहीं पे ना वो 15 टॉपिक एक दिन में करा रहे हैं तो आपके मन में लालच आ जाए कि नहीं यार वो 15 टॉपिक करते हैं, तो नहीं। देखिए, रेलिवेंस देखना है, रेलिवेंस देखना। आपका फोकस अभी भी सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर एनालिसिस पे होना चाहिए, जो मेरे द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। 8:30 AM इसी चैनल के अंदर होगा, तो उसको आप वो फॉलो कर लेना है, उसको अच्छे तरीके से आपको फॉलो कर लेना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, रिफॉर्म्स इन इंडिया है, शिफ्ट फ्रॉम कम। यहाँ पे देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? देखिए, बिजनेस करने में आसानी कैसे हम पैदा करते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, तो इस पर मेंस स्पेसिफिक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लायंस हैवी गवर्नेंस, मतलब कि हर चीज़ को कंप्लाई करना, उससे हम शिफ्ट कर रहे हैं टू ट्रस्ट बेस्ड और फैसिलिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लेस पेपर है और तुरंत अप्रूवल हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इस तरीके से हम जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, तो देखिए हमारी पहली रैंकिंग 142 थी, अब हमारी 63rd रैंकिंग हो गई है। इसके बाद आप वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो हमारी रैंकिंग 43 थी, अब 41 हो गया है। और ये जो गवर्नमेंट टेक मैच्योरिटी इंडेक्स में हम देखें तो हम ग्रुप ए के अंदर प्लेस किए गए। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अभी कुछ लिखना हो तो ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2.23 लाख प्लस स्टार्टअप्स हैं। 48% जो हैं एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर उसके अंदर है। जॉब इंपैक्ट की बात करें 23.3 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट की गई हैं। और जनवरी 2026 की बात करें 2502 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप आपके रहे। तो ये क्यों हुआ है कि नए नए स्टार्टअप्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग के कंटेक्स्ट में। इसके बाद देखिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन को बड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। तो इसमें स्पाइस प्लस करके सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली कंपनीज को इक्लॉट करना। तो जैसे बैंक अकाउंट, ईपीएफओ, आईसिक, जीएसटीएन, टैन, पैन, ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं तो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 21 सिस्टम है, एआई ड्रिवन प्रोसेसिंग है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस है, बहुत तेजी से मतलब इमीडिएट चीज़ों को करना और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डिले ना होना, ऐसा तुरंत जैसे ही फाइलिंग होती है तो तुरंत
अप्रूव हो जाता है थ्रू दिस प्रोसेस, अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर देखिए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आपके पास। तो यहाँ पे फ्री पेपरलेस है, तुरंत सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है, खुद ही डिक्लेयर करो चीज़ों को और वो तुरंत रजिस्टर हो जाता है। फिर इसको जो है जो आपका टैक्सेशन डेटाबेस मेंटेन करना, जीएसटीएन डेटाबेस जो जीएसटी का डेटाबेस वो मेंटेन करना, टोटल इंटीग्रेशन रहता है पूरा सब कुछ। और मतलब मैनुअली करने के बजाय जैसे ही रजिस्टर करते हैं तो अकाउंट्स और सबको देखते हुए प्रॉपर जो भी अपडेट है डेटा का वो आपका हो जाता है। फिर लैंड एंड प्रॉपर्टी का भी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफाइंग नंबर, आधार फॉर लैंड, जो भी लैंड है उसके लिए स्पेशल यूलिप कर ULPIN करके ये नंबर है वो जनरेट होता है। उसके बाद ये जो भी मतलब उसको तुरंत एलोकेट कर देना। फिर आपके पास DIL RMP प्रोग्रेसेस, यहाँ पे तुरंत जो है पूरा जो भी मैपिंग है उसको डिजिटलाइज कर देना, ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन कर देना लैंड और प्रॉपर्टी का। तो इसके लिए भी प्रयास आपका किया गया है। लेबर और एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें तो लेबर कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल का है। मतलब पहले ये था कि कोई भी कुछ भी लेबर का कंप्लायंस नहीं हुआ तो डराना धमकाना, अब ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं होता है तो उसको कैसे इंप्रूव करें उस डायरेक्शन में काम करना है। फिर उसके बाद एनवायरमेंट केस में देखा जाए तो रेड कैटेगरी क्लियरेंस 120 डेज से 90 डेज का एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया है तुरंत। मतलब अगर कोई बड़ा इशू नहीं है तो एनवायरमेंट क्लियरेंस का भी तुरंत प्रावधान है। फर्दर देखा जाए तो सिंगल विंडो इकोसिस्टम है, लगभग कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट है तो उसकी जगह आपके सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया है। फिर एक परिवेश 2.0 है, तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं उसका तुरंत क्लियरेंस मिलना परिवेश 2.0 को यूज करने के लगभग 64 डेज के अंदर वो क्लियरेंस मिल जाता है। फिर देखिए मार्केट एक्सेस है, तो लॉजिस्टिक है, तो लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इस पर हमारा काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। फिर उसके बाद देखिए प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जिसमें जैसे कोई चीज़ प्रोक्योर करनी है तो वो GEM का यूज़ करके प्रोक्योरमेंट करना। फिर जो भी प्रोक्योर करते हैं तो इंडियन कंपनीज होंगी जो बनाएंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट आपका होता है। फिर आपके पास ONDC है जो ओपन नेटवर्क आपका डेवलप किया है ई कॉमर्स के कंटेक्स्ट में, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट है वैसा ही आपका जो ONDC करके है। और यहाँ पे जो ONDC है वो भी एक प्रकार का एक ओपन नेटवर्क है, जैसे वहाँ पे भी सब अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं। तो ये एक प्रकार से डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास आपका किया है। फिर PM गति शक्ति है, इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान की अगर बात करें तो इसमें कई सारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं, तो उनको एक कोऑर्डिनेट करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मास्टर प्लान डेवलप करना और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करना। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है तो उसी के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी प्रमोट करना। तो PM गति शक्ति है जिसमें किसी भी, जैसे आप देखिए ना, किसी सिटी का, किसी टाउन का एक मास्टर प्लान होता है तो उसको प्रॉपर जैसे एक कोऑर्डिनेटेड वे में उस मास्टर प्लान को डेवलप किया जाए, उस डायरेक्शन में भी कार्य किया जा रहा है। और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी डेमोक्रेटाइजिंग क्रेडिट एक्सेस की अगर हम बात करें तो यू हैव CGT MSE, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME, ठीक है। तो इसके माध्यम से मतलब आसानी से बिना कोई गिरवी रखे हुए आसानी से पैसा मिल जाना, तो ये भी लगभग आपका 9.34 लाख करोड़ है। डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल फुटप्रिंट अप्रेजल, इसमें एक ट्रेड्स भी आप याद रखिए, ट्रेड्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। कोई चीज़ अगर हम जैसे सर्टन इनवॉइस जो जनरेट होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर पैसा लेने के लिए, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इससे भी लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। तो ये है पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो लगभग 3.76 लाख प्लस MSME लोन्स जो हैं उन्होंने सैंक्शन किए हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो टैक्स कंप्लायंस है, तो एक तो GST में डायरेक्ट टैक्स है, लॉजिस्टिक्स हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। 1 इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हम लेकर आए हैं, पहले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो GST इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जैसे पहले सेल्स टैक्स और बहुत सारी चीज़ें थी, तो अब उसकी जगह सिर्फ एक टैक्स है GST। फिर आपका डायरेक्ट टैक्स है तो वो भी फेसलेस असेसमेंट रहता है, जीरो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जीरो हरासमेंट है, ये प्रयास किया गया है। ई-वे बिल है, जैसे कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें ई-वे बिल होता है जिसके बेसिस पे फिर जो GST है वो आपकी कैलकुलेट होती है। फिर देखिए आइस गेट जैसा जिसमें कस्टम गेटवे है, तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के रूप में काम करते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो कई कमिटीज़ हैं 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंटेक्स्ट में, और उसमें देखिए आइस गेट है जहाँ पे जो कि कस्टम गेटवे है, एक प्रकार से ECOO करके है 2.0, जहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है कि किस जगह से ये चीज़ आई है। और फिर एक ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म भी है कि व्यापार कौन सामान भेज रहा है, किसके पास भेज रहा है। तो पूरा एक, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जब सामान भेजा जाता है तो वहाँ पे भी प्रॉपर एक कनेक्टिविटी आइस गेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के माध्यम से और ट्रेड कनेक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किया जा रहा है।
तो निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात निर्यात दिशा, इस डायरेक्शन में भी कंटिन्यूस बेसिस में कार्य किया जा रहा है। मतलब अगर हम एक ट्रेड और एक्सपोर्ट करते हैं, देश के बाहर करते हैं, तो ये एक प्रयास किया जा रहा है। उसका देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे यूपीआई का ग्रोथ हुआ है, यूपीआई का जो इस्तेमाल है तेजी से बढ़ा है। फिर उसके बाद जो कस्टमर केवाईसी है, यहाँ पे जैसे इट रिपीटेड केवाईसी सबमिशन अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर सिक्योर जो भी डिजिटल स्टोरेज है, वेरिफिकेशन है फॉर बिजनेसेस की बात करें तो उसको सिक्योर करना, पेपरलेस चीज़ों को कंप्लायंस इंक्रीज करना, ये सब चीज़ें की गई। जन विश्वास में भी प्रयास किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जिसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, जिसमें सर्टन पेनल्टी है उसकी तरफ जो है वो जाया जा रहा है। इंसॉल्वेंसी, जिसे हम दिवालियापन भी कहते हैं, तो फास्टर प्रिडिक्टेबल डेट रिजोल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे मान लीजिए किसी को बैंक ने किसी को पैसा दिया, वो पैसा ना दे पाए, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रूप ले लेता है। फिर बैंक अपने कई प्रयास करता है और आपके पास इंसॉल्वेंसी कोड है, उसके माध्यम से चीज़ें की जाती हैं, तो उसको और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। और ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं उससे जो क्रेडिटर पार्टिसिपेशन है वो अफेक्ट ना हो, पैसा जो दिया है वो मिले, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिनको पैसा चाहिए उनको भी आसानी से मिले। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस कंटेक्स्ट में भी कार्य जो है वो किया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, 4 ही टॉपिक हैं जो हमें यूपीएससी कंटेक्स्ट में गो थ्रू होना है। आप लोग लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और शेयर जरूर से करें, और जरूर से जरूर आप मुझसे जुड़ें सौरभ पांडे सीएसई ऐप में। हाई क्वालिटी कंटेंट है। लास्ट 10 ईयर से आई हैव बीन टीचिंग करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ऑप्शनल। तो आप सौरभ पांडे सीएसई ऐप, बड़ी बड़ी संस्थाओं में आई हैव वर्कड। अब आपका सारा कोर्स जो आपको सौरभ पांडे सीएसई ऐप के अंदर मिलेगा। इस बार के ट्रेंड को देखते हुए आई हैव लॉन्च्ड डेली करंट अफेयर कोर्स। तो ये आज से ही चालू हो रहा है, 12:50 पे क्लास है। तो ये आप करिए, ये जून 2027 तक कंटिन्यूस क्लासेस चलेंगी। करंट अफेयर्स का आपको बहुत बड़ा बर्डन दूर हो जाएगा। इसमें मेंस के क्वेश्चंस का इवेल्युएशन, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और हर चीज आपकी इंक्लूडेड है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आप मुझसे जरूर से जुड़ें। 100 लाइव क्लासेस है, 21 जून से क्लासेस चालू हो रही हैं, और आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी ऑफर होगा वो भी आपको कन्वे कर दिया जाएगा। ज्वाइन एग्रीकल्चर ऑप्शनल, इसमें सितंबर तक आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका फिनिश हो जाएगा। और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़े। और ये टेलीग्राम चैनल है, और ये ट्वीट हमेशा दिमाग पर रखिए कि आखिर यूपीएससी किन सोर्सेस को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इन सोर्सेस को फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट, तो कोई आपके सक्सेस को नहीं रोक सकता। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।